नमस्कार मित्रों, पॉलिटी का क्लास आपका रेगुलर चल रहा है। मेरे प्यारे बाबू, प्रस्तावना तक आपका क्लास कंप्लीट हो गया है। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, जा करके उस क्लास को देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दो प्रकार की प्लेलिस्ट पॉलिटी से संबंधित चल रही होगी। एक जो है आपको प्रैक्टिस सेक्शन कराया जा रहा है, ठीक ना। प्रैक्टिस सेक्शन मतलब कि जितने भी पीवाई को हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आईएएस के क्वेश्चन हो, पीसीएस के हो, आरओ के हो, कोई भी क्वेश्चन हो वहां पर आपको मिल जाएगा। और चारों ऑप्शन पर पूरी तरह डिबेट किया गया है। और एक क्लास आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव क्लास दिया जा रहा है, वो आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके क्लास दिया जा रहा है। तो बहुत से बच्चे हैं जो नोट्स बना रहे हैं। मैं आपसे यह मास्टर आपसे उम्मीद करता है कि आप भी अपना नोट्स बना रहे होंगे। अब एक काम करिएगा, एक नया पेज कर लीजिएगा अपने नोट में और एक नई हेडिंग डालिएगा, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये आपका नया अध्याय है। संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जिक्र पढ़ेंगे। इसमें नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का गठन किस प्रकार होता है, किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से होता है, अनुच्छेद 368 क्या संविधान संशोधन के दायरे में आता है कि नहीं आता है, साथ ही साथ यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, अमेरिका के यूनियन और अमेरिका के फेडरल और भारत के यूनियन में क्या कुछ डिफरेंसेस होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और साथ ही साथ अब तक जितने राज्यों का गठन कब कब हुआ, वो सब स्थापना वगैरह सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम आराम आराम से नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा, ठीक है ना। ये जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है, समझिएगा, इस संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो जिक्र है इस संविधान के भाग 1 में है। तो आपका जो हमारा प्यारा सा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इस संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है, ठीक है ना, भाग 1 में। अच्छा, कहां से कहां तक अनुच्छेदों में किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। तो आपको पढ़ना है संविधान का अनुच्छेद 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, सब कुछ पूरा डिटेल से पढ़ना है। एक एक चीज का पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। तो एक काम करिए, शुरुआत हम लोग करते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद जितनी भी नई बातें आती हैं सब कुछ समेट लेंगे। देन आप जा करके इंडिया का कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, संघ एवं राज्य क्षेत्र से जो क्वेश्चन आया हो उसको हल करिएगा, फिर मास्टर का मूल्यांकन करिएगा, ठीक है ना। एक काम करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, अनुच्छेद 1। क्या? अनुच्छेद 1। अब इस अनुच्छेद 1, अभी एक चीज समझिएगा जरा। जब हम आपको अनुसूचियां, मैं क्यों आपको बार बार यही कहता हूं कि जाकर के पिछला वाला क्लास आप देखें। पूरी पॉलिटी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से लिंकेज है, एक दूसरे से लिंक है, अंतर संबद्ध है। तो मैं जब उदाहरण देता हूं कि अनुसूची 1 में क्या हमने बताया था, तो यहां पर काम लगेगा, अनुसूची 1 का आपको काम लगेगा। अनुच्छेद 1 से अनुसूची 1 जुड़ी हुई है। अनुसूची 1 में हमने बताया था कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, ये दो बातें हमने आपको बताई थी सब्जेक्ट के रूप में, उसका विषय क्या है। बाकी खैर यहां पर हम जिक्र पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अनुच्छेद 1 में केवल आपको इंडिया दैट इज भारत शैल बी या यूनियन ऑफ स्टेट नहीं पढ़ लेना है। इसमें बहुत सारी बातें हैं और उन सारी बातों से लेकर के क्वेश्चंस पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज और भी क्लियर कर दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास चल रहा है कोई केवल सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, बल्कि अगर टीजीटी पीजीटी का कोई बंदा देख रहा होगा तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल। एक भी क्वेश्चन मैं तो देखता हूं ये इस लेवल की टॉपिक आपके चल रहे हैं, इस लेवल या इस गहराई से चलाया जा रहा है क्लास कि आपको मतलब कि टीजीटी पीजीटी में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, है ना। तो अनुच्छेद 1 पे आते हैं। अनुच्छेद 1 में 3 जो है इसके पार्ट हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 1 के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों को हम लोगों को पढ़ना है। पहला पार्ट है अनुच्छेद 1 का सब क्लास 1, इसमें क्या बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 का सब क्लास 2 में क्या बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 का 3, अनुच्छेद 1 का सब क्लास जो 3 है इसमें कौन सी बातें कही गई हैं। तीनों पढ़ लेंगे तो जाकर के आपका अनुच्छेद 1 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद 1 में क्या बातें कही गई हैं, कौन सी बातें कही गई हैं, तो यहां आना जरा। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। बार बार आप नाम सुनते होंगे, तो यहां पर लिख लेना जरा, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत shall be a union of state। अभी समझना जरा, ये अनुच्छेद 1 का सब क्लास 1 है। अगर मैं कहूं कि हिंदी में थोड़ा सा बताएं सर, तो इंडिया जो कि भारत है, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 1 में और उसका जो सब क्लास 1 है, उपखंड 1, उसमें ये बातें कही गई हैं। अभी इसमें कई सारी चीजें आपको बतानी है कि इंडिया भी जिक्र है, भारत भी जिक्र है, यूनियन ऑफ स्टेट का भी जिक्र है। यूनियन क्या होता है, अमेरिका के संविधान में फेडरल है, दोनों को लेकर के क्वेश्चंस पूछ दिया है ना। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को आप ट्रैक करेंगे? क्या यूनियन जो है, इस यूनियन से राज्य वगैरह अलग हो सकते हैं कि नहीं अलग हो सकते हैं? क्या यूनियन अविनाशी है या फिर विनाशी संघ है? सब कुछ इसमें बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इसको और इसको लिखने के बाद तो एक काम करना जरा, यहां पर लिखिए अनुच्छेद 1-2, राज्य व राज्य क्षेत्र, राज्य व राज्य क्षेत्र में राज्य व राज्य क्षेत्र वही शामिल या सम्मिलित लिख लीजिए, वही सम्मिलित होंगे जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट हों। अनुसूची 1 में निर्दिष्ट हों, मतलब कि राज्य व राज्य क्षेत्र वही शामिल किए जाएंगे जो अनुसूची 1 में क्या हो, निर्दिष्ट हो। ये आपको की पॉइंट के रूप में याद रखना है, ठीक है ना। तो अनुसूची 1 में हमने बताया था कि भाई राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, तो ये सब सारी चीजें राज्य व राज्य क्षेत्र कौन होंगे? वे होंगे जो अनुसूची 1 में क्या होंगे? शामिल होंगे। तो ये लाइन आपको पूरी अनुच्छेद 1 का सब क्लास 2 में लिखना है, ठीक है ना। तीसरे में आइए, राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य क्षेत्र, इस राज्य क्षेत्र के भीतर 3 प्रकार के जो है फैक्टर शामिल किए जाते हैं। एक तो राज्यों को शामिल किया जाएगा, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा, अभी सब समझा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा, फिर उसके बाद अर्जित क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र हमने अर्जित कर लिया, अर्जित क्षेत्र, ये भी क्या किया जाएगा? इसमें शामिल किया जाएगा। अब एक चीज समझना, जैसे कि अगर मैं कहूं कि राज्य क्षेत्र क्या होता है, तो आप बताओगे कि साहब जो राज्य क्षेत्र होता है इसमें राज्यों को भी शामिल किया जाता है, स्टेट को, इसमें जो है यूनियन टेरिटरी को शामिल किया जाता है, यूटी को, और प्लस मान लेते हैं कि भविष्य में कोई क्षेत्र हम भारत में मिलाते हैं, अरे हम बलूचिस्तान ही मिला लें या हम नेपाल को ही अपने कब्जे में कर लें या भूटान को कर लें, तो उसको हम अर्जित क्षेत्र कहते हैं। तो इनको तीनों को मिला देंगे तो आपका क्या तैयार होगा? तो आपका राज्य क्षेत्र तैयार होगा। और ये जो राज्य क्षेत्र का जिक्र है वो कहां है पर बाबू? आप बताओगे कि अनुच्छेद 1 का सब क्लास 3 में है। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना, इन दोनों को भूल जाइए, आप इन दोनों को भूल जाइए। अब आते हैं इस पर, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करना जरा, इसको जो है आप ऊपर कर लें, इसको क्या कर लें, ऊपर कर लें। आइए जरा यहां पर, अब यहां पर आपको दो नाम का जिक्र मिल रहा होगा। एक नाम अनुच्छेद एक में, अनुच्छेद एक में आपको दो नाम का जिक्र मिल रहा होगा। एक तो इंडिया नाम का जिक्र मिल रहा है, एक तो आपको इंडिया, और दूसरा नाम जिक्र मिल रहा है आपको भारत नाम का जिक्र। क्या? भारत, इंडिया और इधर आपको भारत। ये इंडिया नाम क्यों शामिल किया गया, समझना जरा। इंडिया नाम इसलिए शामिल किया गया कि भारत जो स्वतंत्र होता है ना, भारत किसके अधीन था? तो भारत आपको पता होगा कि अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों के अधीन। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में। इतनी बातें क्लियर, इतनी तो पता होगा। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो अंग्रेज किस नाम को प्रोत्साहित कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, वो नाम भारत नहीं था, वो नाम क्या था? इंडिया नाम था। और अंग्रेज जिन जिन संस्थाओं से, जिन जिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों से अपना द्विपक्षीय वार्ता स्थापित करते हैं, वो इंडिया नाम से करते हैं। किस नाम से करते हैं? इंडिया नाम से। जैसे कि आपको पता होगा कि 1945 में यूएन की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। आपको यह भी पता होगा कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाती है, WB, वर्ल्ड बैंक। IMF की स्थापना की जाती है, IMF की। ये सब 1945 में आसपास किए जाते हैं। तो ये तो आजादी से पहले स्थापना हो चुकी है। तो भाई इंडिया का नाम मेंशन होगा ना यहां पे, तो इंडिया का नाम, भारत का नाम मेंशन होगा। तो भारत का नाम क्या आपको लगता है कि अंग्रेज भारत का नाम लेकर जाएंगे, भारत शब्द का नाम ले जाएंगे? नहीं नहीं, वो किस नाम का प्रयोग कर रहे हैं? वो जो है IMF में, वर्ल्ड बैंक में, UN में, या फिर अन्य द्विपक्षीय देशों के साथ जो बाइलेटरल अपना इशू है उनका, वो इंडिया नाम का प्रयोग कर रहे हैं। किस नाम का प्रयोग कर रहे हैं बाबू? इंडिया नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो इंडिया शब्द है, ये आधुनिक भारत के परंपरा को अभिव्यक्त करता है। यहां पर आपको लिखना है यही, ठीक है ना। इतनी बातें मैंने आपको समझाने के लिए बताई। अब यहां पर लिखिए जरा, जो इंडिया नाम है, यह नाम भारत की आधुनिक परंपरा, आधुनिक परंपरा को अभिव्यक्त करता है। इतनी बातें क्लियर? आधुनिक परंपरा को। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत नाम, तो भारत तो आप प्राचीन समय से सुनते आ रहे हैं। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, और भी ना जाने कितने कितने ऐसे नाम हैं जिनके नाम पर भारत पड़ा। तो ये जो भारत नाम है, ये एक प्राचीन नाम है। क्या ऐसा नाम है बाबू? प्राचीन नाम है। तो ये जो भारत है, ये भारत की प्राचीन संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। क्या? भारत की प्राचीन संस्कृति को ये क्या करता है? अभिव्यक्त। लिखना जरा, यह नाम भारत की प्राचीन संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। इतनी बातें क्लियर? ये दो नाम तो आपने निकाल दिया, ठीक है ना। हालांकि इसको लेकर के जो हिंदी मीडियम के थे वो चाह रहे थे भारत नाम हो, केवल भारत ही नाम हो। लेकिन इंग्लिश जो बेल्ट के थे, खास करके जो दक्षिण भारत के लोग थे संविधान सभा में, उनका एक मतलब कि जो है तर्क था कि नहीं, इंडिया नाम होना चाहिए। तो बाद में दोनों नाम शामिल कर लिया गया, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। तो ये दो नाम आपने देखा। अब यहां पर एक चीज और देखें आप, यहां पर मास्टर ने ये लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है। क्या है? इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ये कैसा होगा? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा। यहां पर देखिए जरा, राज्यों का एक क्या होगा? संघ होगा। अब एक काम करिए, राज्यों के संघ को आप उठाइए। क्या? राज्यों के संघ को आप उठाइए। और जब राज्यों के संघ को उठाएंगे तो यहां पर भी कुछ चीजें आपको मिलेंगी। एक और इसका पोस्टमार्टम करेंगे आपको, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ब्रैकेट में लिखिए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट।
तो मतलब कि यहां पर एक चीज आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि संघ, संघ के लिए जो इंग्लिश शब्द प्रयोग किया गया है वो क्या नाम प्रयोग किया गया है? यूनियन। और भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन मतलब कि संघ, ये भारत के संविधान में प्रयोग किया गया है। ये जो यूनियन है, ये यूनियन क्वेश्चन पूछा है कि यूनियन क्या है, तो यूनियन, ये यूनियन राज्यों का संघ है। कैसा है? राज्यों का क्या है? संघ है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये आपके 28 राज्य हैं, एकदम ध्यान से सुनिए, ये टोटल 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों को मिला लिया गया, इन 28 राज्यों का क्या एक तैयार कर दिया गया? संघ तैयार कर दिया गया। मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया? संघ बना लिया। तो ये जो संघ है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? यूनियन बोल रहे हैं। और किसका संघ है? ये राज्यों का संघ है। कैसा है? राज्यों का संघ है। अब इतनी बातें क्लियर। तो क्या है? ये जो संघ है, ये यूनियन है। अगर ये राज्य चाहे, मान लेते कि तमिलनाडु चाहे, तो क्या इस संघ से, यूनियन से अलग हो सकता है? तो जवाब इसका है कि नहीं अलग हो सकता है। इसका जवाब है कि अलग नहीं हो सकता। अभी समझना जरा, एक काम करिए, नेक्स्ट पेज लीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज अगर आप लेते हैं तो यहां पर ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ये आपके 28 राज्यों का एक समूह है, ठीक है, 28 राज्यों का। और यहां पर आप ये बोल रहे हैं कि साहब राज्यों का संघ है, जो अपना यूनियन है ये क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। और ये जो संघ है, ये प्रकार का क्या है? ये संघ है, ये संघ है। इसको हम क्या कह रहे हैं? यूनियन कह रहे हैं। और ये तमाम राज्य हैं, ये क्या है? राज्य हैं। और राज्यों से मिलकर के क्या तैयार हो रहा है? यूनियन तैयार हो रहा है, संघ तैयार हो रहा है। और इस राज्य को शरीर का अंग बोला जा रहा है, शरीर का अंग बोला जा रहा है। और इस शरीर के अंग से मिल करके क्या बन रहा है? शरीर का निर्माण हो रहा है, शरीर का निर्माण। ये राज्य क्या है? शरीर के अंग। और जब सारे अंग मिल जाएंगे, सारे राज्य मिल जाएंगे, तो एक जो है यूनियन रूपी ढांचा तैयार होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? शरीर बोलेंगे। और ये जो यूनियन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? शरीर बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? शरीर बोल रहे हैं। अभी समझिएगा जरा, यहां पर हमने क्या कहा कि ये जो संघ है, इसको आपने क्या बोल दिया साहब? शरीर बोल दिया। और शरीर किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा। तो शरीर किससे मिलकर के बना है? अंगों से। और अंग किसको संबोधित किया जा रहा है? राज्यों को संबोधित किया जा रहा है। तो जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो शरीर है, इस शरीर के अंग हाथ हैं, पैर है, नाक है, कान है, फेफड़े हैं। जिस प्रकार इस शरीर से ये अंग नहीं अलग हो सकते हैं, उसी प्रकार इस यूनियन से एक अंग या राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर? क्या आप समझ में आ पा रहा है? जिस प्रकार शरीर से अंग अलग नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार यूनियन से ए राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। तो यूनियन की जो कल्पना की गई, एक शरीर से कल्पना की गई है, और राज्य की जो कल्पना हुई है वह शरीर के अंगों से हुई है। और इन्हीं राज्यों से मिल करके यूनियन बना है। जैसे अंगों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे शरीर से अंग नहीं अलग हो सकता, वैसे यूनियन से राज्य नहीं अलग हो सकता। तो यहां पर डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर साहब का एक कथन है कि भाई यूनियन, उनका कहना है कि बी आर अंबेडकर साहब, यूनियन मतलब कि संघ, संघ ब्रैकेट में यूनियन लिख लीजिए। ये जो भारत का यूनियन है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अर्थात राज्य कभी भी संघ, ब्रैकेट में यूनियन लिखिए,
यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, से अलग नहीं हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर। और जब यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो संघ है वो कैसा संघ है, अविनाशी संघ है। यहां पर लिख लीजिए, भारत का संघ एक अविनाशी संघ है, मतलब जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अविनाशी क्या है, संघ है। इतनी बातें क्लियर। अभी और कुछ हमको बताना है। हमने अनुच्छेद 1 में का जो सब क्लास 1 है उसमें यूनियन का जिक्र किया है, संघ का जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है, संघ का। और यह भी बताया कि जो संघ बन रहा है वो किससे बन रहा है, राज्यों के संघ से बन रहा है, राज्यों के समूह से बन रहा है। जो यूनियन बन रहा है वो राज्यों के संघ से बन रहा है, राज्य मिल रहे हैं देन यूनियन का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे एक चीज ये पूछूं कि आप ये बताएं साहब कि आपको अनुच्छेद 1 में 2-3 बातें मिली हुई होंगी। एक तो अनुच्छेद 1 का सब क्लास 1 और अनुच्छेद 1 का सब क्लास 3। एकदम ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमने यूनियन की बात की, संघ की बात की, और संघ जो होगा इसमें केवल राज्यों का समूह होता है। किसका समूह होता है, आपने बताना है कि ये राज्यों का समूह होता है। लेकिन यहां पर आपने एक जिक्र और कर दिया है। जिक्र क्या किया है, राज्य क्षेत्र का जिक्र कर दिया है, राज्य क्षेत्र का जिक्र कर दिया है। और इस राज्य क्षेत्र में आपने बताया कि यहां पर राज्य भी शामिल हो रहे हैं, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो रहे हैं। यहां पर कुछ अर्जित प्रदेश भी शामिल हो सकते हैं अगर अर्जित किए जाएं, अर्जित क्षेत्र भी शामिल हो रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहां पर केवल राज्य, यहां पर राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश प्लस अर्जित क्षेत्र। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो राज्य क्षेत्र की अवधारणा है इस संघ से बड़ी है। तो एक काम करिए, ऐसे आप जो है बॉन्ड लगा लीजिए ताकि आपको दिखे कि जो राज्य क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है वो संघ से बड़ा है। अदरवाइज यहां पर आप नोट करके ये लिख लें कि राज्य क्षेत्र संघ से बृहद अवधारणा है, बृहद अवधारणा है। इतनी बातें क्लियर। यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है ना। चलें आगे। अब एक काम करते हैं कि जैसे भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार जो अमेरिका का संविधान है वहां पर फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या चीज, अमेरिका का संविधान। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूनियन और फेडरल में डिफरेंसेस क्या है ना। तो एक काम करना जरा, जैसे अमेरिका, यहां पर अमेरिका लेते हैं और पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि ये फेडरल है तो कैसे है, कौन फेडरल क्या था, क्या ये किसी समझौते का परिणाम है कि नहीं है, सब कुछ यहां पर जानेंगे। तो अमेरिका का जो संविधान है, इस अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के संविधान में फेडरल शब्द, मतलब कि उस संघ के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है, फेडरल। इंग्लिश में लिख लें फेडरल। ठीक है ना। अब समझिएगा जरा, ये फेडरल आया कहां से, यूनियन फेडरल में क्या कुछ डिफरेंसेस होता है, भारत का जो संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है तो क्या यह किसी समझौते का परिणाम है, सब कुछ इसमें जानेंगे। तो एक काम करना जरा, अमेरिका आजाद हुआ, अमेरिका जब आजाद हुआ, एकदम हिस्ट्री और बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका में 13 कॉलोनियां थी। कितनी कॉलोनियां थी, 13 कॉलोनियां थी। इसी प्रकार अब इसको समझिएगा जरा एकदम आराम आराम से। ये 13 कॉलोनियां हैं। 13 कॉलोनियों ने यह सोचा कि हम आजाद हो चुके हैं तो एक काम करते हैं, हम लोग एक समझौता करते हैं। क्या करते हैं, समझौता करते हैं, और इस समझौते के तहत अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं, अपनी स्वायत्तता हम बनाए रखेंगे, लेकिन कुछ शक्तियां हम एक जो है परिसंघ को दे दें। किसको दे दें, परिसंघ को दे दें।
ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बातचीत करनी हो तो ये परिसंघ बात करे, जिसको हमने कॉन्फेडरल कहा। ठीक है ना। हम लोगों का अगर कोई प्रतिनिधि हो तो ये कॉन्फेडरल हो, परिसंघ हो। हमारी या अमेरिका की कोई बात रखनी हो तो ये कॉन्फेडरल रखे, बाकी हमारी स्वतंत्र सत्ता वो बनी रहेगी। तो एक काम करना, जरा एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। कहीं पर भी बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, मैं अब आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। तो 13 यहां पे कॉलोनियां थी, 13 कॉलोनी। और इन 13 कॉलोनियों ने क्या किया कि एक समझौता किया, और इस समझौते के अंतर्गत इन्होंने क्या किया कि कहा कि राज्य की स्वतंत्र सत्ता बनी रहेगी। हालांकि कुछ शक्तियां ये परिसंघ को दे देते हैं, परिसंघ। और परिसंघ के लिए जो इंग्लिश प्रयोग की गई वो कॉन्फेडरल प्रयोग की गई। क्या प्रयोग की गई? कॉन्फेडरल। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द, किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अमेरिका का जो कॉन्फेडरल है, जो परिसंघ है, वो क्या है? एक समझौते का क्या है? परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। भारत का जो यूनियन था, समझौते का परिणाम नहीं था। भारत का जो यूनियन है उससे राज्य कभी भी किसी भी दशा में अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो परिसंघ था, अगर कोई राज्य चाहता तो अलग हो सकता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आइए जरा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एक चीज और मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा? 1787 का दौर, 1787 का दौर। और इस 1787 में एक फिलाडेल्फिया समिट होता है। क्या होता है बाबू? फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है। और इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया। इसको संविधान सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान सम्मेलन भी कहते हैं, संविधान सम्मेलन। और इस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में क्या किया गया? अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया। इतनी बातें क्लियर? अब अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका का संविधान ये लागू कब होता है? तो आपको बताना है कि साहब ये लागू जो है 1789 में होता है। बना कब? 87 में बना। लागू कब होता है? 89 में। जैसे भारत का संविधान बनता कब है, बन करके तैयार कब होता है, स्वीकार कब किया जाता है? ये 26 नवंबर 1949 को। इतनी बातें क्लियर? लेकिन लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ऐसे इसका संविधान है, अमेरिका का संविधान, यूएस का संविधान। ये बना कब? 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन। लेकिन लागू कब हुआ? 1789। अब यहां पर समझिएगा जरा, ये जो लागू होता है, संविधान जब बनकर के तैयार होता है, तो ये जो परिसंघ है ना, कॉन्फेडरल जो है, ये कॉन्फेडरल से चेंज किस में हो गया? फेडरल में चेंज हो गया। मतलब कि ये जो कॉन्फेडरल है, अब संविधान के लागू होने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है? फेडरल में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है बाबू? फेडरल में चेंज हो जाता है। अब ये जो फेडरल में चेंज हुआ, यह किसी समझौते का परिणाम नहीं रह गया, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। एक चीज समझिए, अगर मैं कहूं कि कॉन्फेडरल परिसंघ, हां भैया ये समझौते का परिणाम है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो फेडरल इसका बनता है, जिसको अब ज्यादा से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, अब यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब कि यहां पर व्यवहारिक रूप से कोई भी राज्य, जो अमेरिका के 50 राज्य हैं, वो कोई भी राज्य इस फेडरल से अलग नहीं हो सकता। आपका जवाब होगा कि व्यवहारिक रूप से नहीं अलग हो सकता है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। टेक्सास का नाम सुना है आपने? टेक्सास प्रांत, टेक्सास प्रांत। ये टेक्सास प्रांत क्या किया? कहा कि हम अलग होंगे, अमेरिका के कहा कि हम अलग होंगे। तो भाई अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका में भी न्यायालय है, मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में वगैरह में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया, टेक्सास बनाम व्हाइट केस। कहीं नहीं मिलेगा, बुक तलाश लीजिए, ठीक ना। ये द हिंदू से हमने आर्टिकल लिया है। टेक्सास बनाम व्हाइट केस आता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है इस पर।
लिखना जरा, टेक्सास बनाम व्हाइट केस। और ये जो टेक्सास बनाम व्हाइट केस आता है ये 1869 में आता है। टेक्सास प्रांत चाह रहा था कि हम अलग होंगे फेडरल से। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लैंडमार्क का डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट, यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, उस यूएसए का सुप्रीम कोर्ट कहा कि कोई भी प्रांत संविधान में कहीं पर भी, इसने क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई अमेरिका का जो संविधान है, इस संविधान के किसी भी भाग, किसी भी अनुच्छेद या फिर कहीं पर भी उपबंध नहीं है कि कोई प्रांत अलग हो सकता है। ये उपबंध नहीं है, अलग होने का उपबंध नहीं है, अलग होने का उपबंध नहीं है, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली। कौन सी बात बोली? इसने कहा कि दो कंडीशन के आधार पर कोई प्रांत अमेरिका के फेडरल से अलग हो सकता है, और यहां से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि दो कंडीशन के आधार पर, इस केस के आधार पर, दो शर्तों के आधार पर, दो शर्तें, इन दो शर्तों के आधार पर कोई प्रांत चाहे तो अमेरिका के फेडरल से अलग हो सकता। पहला कि कांग्रेस मतलब कि वहां की संसद जो है, जैसे हमारे यहां की संसद है वैसे वहां की संसद का नाम कांग्रेस है, ठीक है। कांग्रेस के 3/4 सदस्यों द्वारा सहमति, सदस्यों द्वारा सहमति, प्लस अमेरिका की जो 3/4 राज्य हैं, 3/4 राज्यों की अनुमति प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? 3/4 राज्यों की अनुमति प्राप्त हो जाए, तब जाकर के वो प्रांत अमेरिका के फेडरल से अलग हो सकता है। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने टेक्सास बनाम व्हाइट केस में बोला। इतनी बातें क्लियर। एक अनुमति और दी इसने, एक शर्त और रखी कि अगर किसी प्रांत के कारण अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाता है, अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इन दो कंडीशन के आधार पर किसी भी प्रांत को अमेरिका के फेडरल से अलग किया जा सकता है। इतनी बातें क्लियर। तो फेडरल, कौन फेडरल, कहां से आया? 13 कॉलोनियां, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, संविधान लागू हुआ, बनकर के तैयार हुआ, व्हाइट टेक्सास बनाम व्हाइट के, सब कुछ मैंने जिक्र कर दिया है, ठीक है ना। एक एक नोट्स अपना क्लियर करिएगा ताकि आपको समस्या किसी प्रकार की ना हो। अब एक काम करते हैं, अमेरिका का जो फेडरल है और भारत का जो यूनियन है, दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या होता है, इसकी एक आप जो है ड्राफ्टिंग करिएगा। यहां से आपके मेंस में हो सकता क्वेश्चन पूछ दे कि अमेरिका के फेडरल और भारत के यूनियन में क्या अंतर होता है। लिखना जरा, अमेरिका, अब इधर एक काम करिए, अंतर ऐसे लिखिए जरा, यूनियन और फेडरल में अंतर। अब कौन सा अंतर होगा? एक काम करिएगा, इधर यूनियन ले लीजिए और इधर जो है आप फेडरल ले लीजिए, ठीक है ना। यहां पर लिखिए, यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यहां पर लिखिए, देखिए कौन फेडरल समझौते का परिणाम था? फेडरल किसी समझौते का परिणाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो लिखना जरा, यह भी किसी
समझौते का परिणाम नहीं है। हालांकि इसकी जो आधारशिला है वो समझौते के परिणाम पर टिकी हुई थी। भाई कौन फेडरल बना था? वो समझौते का परिणाम था। तुम कह सकते हैं कि इसकी जो आधारशिला है वो समझौते के परिणाम पर टिकी हुई थी, लेकिन फेडरल समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। राज्य संघ से अलग नहीं हो। यहां पर लिखिए कुछ शर्तों के आधार पर फेडरल से प्रांत अलग हो सकते हैं। इतनी बातें क्लियर। यूनियन में यहां पर केंद्र जो होता है यहां पर ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब कि राज्यों को स्वायत्तता कम होती है, ऐसे लिख लीजिए। राज्यों को स्वायत्तता कम होती है। यहां पर लिखिए राज्यों को स्वायत्तता ज्यादा होती है। ठीक है ना। फिर आगे चलें। यहां पर आइए जरा नेक्स्ट। जो यूनियन होता है यहां बिना राज्य के अनुमति के संघ क्या करता, केंद्र क्या करता है, राज्यों का विभाजन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन इत्यादि कर सकता है। लिखना जरा। बिना राज्यों की अनुमति के, बिना राज्यों की अनुमति के राज्यों का विभाजन केंद्र कर सकता है। लेकिन यहां पर राज्यों के विभाजन के लिए राज्यों की अनुमति अनिवार्य है। अनिवार्य है। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करिए जरा, एक पॉइंट और लिखिए। अवशिष्ट शक्तियां हमने बताया था। अब देखिए जब आप जाएंगे 7वीं अनुसूची देखेंगे वहां पर अवशिष्ट शक्तियों को हमने पूरा डिटेल से बताया है। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं, केंद्र का कानून बनाए जाने का अधिकार कहां से लिया गया, सब कुछ पूरा बताया है। तो अवशिष्ट शक्तियां आपको नॉर्मली ऐसे बता देते हैं। 7वीं अनुसूची जब आपने पढ़ा था उसमें केंद्र सूची पढ़ा था आपने, उसमें राज्य सूची आपने पढ़ा था और उसमें आपने समवर्ती सूची पढ़ा था। तो हमने बताया था कि अगर कोई एक ऐसा विषय आ जाए जो तीनों मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों में ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट, जैसे ब्लॉकचेन तकनीक आ गया, ठीक है ना। तो ये ब्लॉकचेन तकनीक पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, कानून का निर्माण तो एक केंद्र करेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही कहा गया कि भाई जो यूनियन है यहां पर जो अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट विषय, इस अवशिष्ट विषय पर कानून का निर्माण, कानून का निर्माण केंद्र करती है ये अपने यूनियन में। लेकिन यहां पर अवशिष्ट विषयों पर, अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण राज्य करती है, राज्य करती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है और मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ जो है 5-6 पॉइंट है इसको आप लिख लीजिएगा। और एक काम करिए, एक मेंस का क्वेश्चन अब लिखिए, ठीक है ना। एक
मेंस का यहां पर क्वेश्चन आप लिखें। और मेंस का क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है और अमेरिकी संविधान में फेडरल शब्द प्रयोग किया गया है। दोनों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उनके मध्य अंतर को स्पष्ट करें। उनके मध्य अंतर को स्पष्ट करें। ये आपको लिखना है 200 शब्दों में। कितने शब्दों में बाबू? 200 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना, मेंस का। बाकी इसको लिख करके आप कोशिश करें कि मेरा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर व्हाट्सएप आप करें 93 35 40 21 58। इस पर आप व्हाट्सएप करें अपनी कॉपी को, मैं चेक करके आपको जो है व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो क्लास काफी लंबा हो जाएगा। कल अनुच्छेद 2, 3 राज्यों का निर्माण कैसे होता है, परिवेश कैसे होता है, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, कैसे उसको विधेयक पारित किया जाता है, वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना उसके लिए शुक्रिया।